नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, डेली शाम 4 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास आती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आएँ और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मैं दोस्तों लास्ट क्लास की आपसे बात करूं तो हमने लास्ट क्लास में राज्यपाल यानी कि गवर्नर को पढ़ा था और एक छोटा सा टॉपिक और उसमें हमने लिया था। उस टॉपिक का जो नाम था वह था राज्य का मंत्री परिषद। उसमें सीएम के बारे में हमने जाना था, लेकिन हमारा उसमें टॉपिक लास्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था वो हुआ था राज्यपाल। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसे हम करेंगे राज्य का महाधिवक्ता। तो हम कंटिन्यू इसी चीज को करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता को। और राज्य के, अगर मैं महाधिवक्ता की बात करूं दोस्तों, हमारी जो कहानी शुरू होगी अनुच्छेद 165 से शुरू होगी। अगर पहले मैं बेसिक सी चीज आपको बता दूं कि जिस तरह केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 165 से, और हम पहले ही हेडिंग डाल लेते हैं यहां पे राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा महाधिवक्ता, तो यही चीज यहां हमको पढ़नी है और कंटिन्यू हम इसी को करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारा इसमें होता है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 दोस्तों क्या कहता है? हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 165 की, और अनुच्छेद 165 में दिया गया है दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र में जो होता है दोस्तों वो अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें तो महाधिवक्ता जो राज्य का होता है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये चीज आप लिख लेना कि प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी प्रथम विधि अधिकारी भी होता है कौन? राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि महाधिवक्ता चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय, मेरी बात सुनना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जो ये राज्य का महाधिवक्ता होता है इसे प्रथम विधि अधिकारी क्यों कहा जाता है, ये हमें यहां समझने वाली चीजें। देखिए, जो ये महाधिवक्ता होता है, अगर महाधिवक्ता चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय या विधानसभा में जाकर बैठ सकता है और वहां जाकर बहस भी कर सकता है। सपोज कीजिए अगर विधानसभा में कोई बिल बन रहा है, अगर उस पर बहस चल रही है तो महाधिवक्ता उस पर बहस कर सकता है पूरी। लेकिन होता क्या है, यहां पर जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, बहस करने का अधिकार उसे बिल पर है, लेकिन बिल पर उसे दोस्तों क्या वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसी में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि यह उच्च न्यायालय में जा सकता है और विधानसभा में जा सकता है, जाकर बैठ सकता है और बहस कर सकता है, लेकिन बिल पर वोट देने का इसको अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ताओं की अब हम योग्यता की बात करेंगे कि इसके जो योग्यताएं हैं, इसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या होती हैं। तो यहां हम लिखते हैं राज्य के महाधिवक्ता की योग्यताएं। कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उससे क्या होता है, देखो हमें तो मोटिवेट मिलता ही है, हम और ज्यादा आपके साथ मेहनत करते हैं, अच्छी से अच्छी क्लास लाने की कोशिश करते हैं। हमारी गुजारिश आपसे यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़िएगा और जुड़ने के साथ साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हम पूरी मेहनत से आपके साथ हैं। अब हम बात कर रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता की योग्यताओं की, और योग्यता में दोस्तों जैसा कि आपको मैं कंटिन्यू बोलता आया हूं कि अगर हमें यहां बात करनी है योग्यता की तो इसकी पहली योग्यता क्या होती है दोस्तों? सबसे पहली योग्यता यही होती है क्या कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। महाधिवक्ता की योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता यही है कि दोस्तों वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। दूसरा पॉइंट एक बार फिर पुनः रिपीट करता हूं कि जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश के बराबर होता है ये। कंटिन्यू करते रहिएगा। दूसरा पॉइंट योग्यताओं में यह होता है दोस्तों कि जो यह होता है महाधिवक्ता राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये राज्यपाल महाधिवक्ता को दोस्तों कभी भी हटा सकता है। नंबर तीन पॉइंट यह है कि इसकी योग्यताओं में राज्यपाल महाधिवक्ता को कभी भी हटा सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो दोस्तों महाधिवक्ता को किसी भी समय हटा सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो ये है कि सपोज कीजिए अगर कोई राज्य का महाधिवक्ता है, तो क्या है कि वो या तो 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय में कार्यरत हो, या कोई न्यायिक कार्यालय होता है उसमें कार्यरत हो, या क्या होता है 10 साल के लिए उच्च न्यायालय के किसी मतलब वकील के पद पर कार्यरत होना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं आपको समझने वाली कि जो राज्य का महाधिवक्ता है 10 साल के लिए 10 साल के लिए न्यायिक का मतलब आप समझते हो, न्यायिक क्या होता है, न्यायिक कार्यालय में कार्यरत हो।
जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वह 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय में कार्यरत हो, या फिर दोस्तों मैं बात करूं कि वह किसी मतलब उच्च न्यायालय जो होता है उसमें एक वकील के रूप में कार्यरत होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में वकील, या उच्च न्यायालय में वकील, या उच्च न्यायालय में। समझने वाली पॉइंट इसमें दोस्तों कुछ है नहीं, योग्यताओं में सिर्फ इसकी 3 से 4 योग्यता दी गई है। और चौथा पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय में कार्यरत हो, या उच्च न्यायालय में वकील आप समझते ही हैं, जो वकील होते हैं जैसे आपने देखे होंगे जगह जगह, और वकील आपको ज्यादा मोस्टली वहीं मिलेंगे जहां क्या होगा, न्याय की बात होगी उसी के इर्द गिर्द। तो यहां पर यही है। और दोस्तों वकील के रूप में कार्यरत होना चाहिए। जहां न्याय होगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति दोष या मैं बोलूं कोई आरोप किसी के ऊपर लगते हैं, और आरोप कब लगते हैं, जब कोई वो गलत काम करता है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा कहां, अगर उसको न्याय लेना है तो अपने पसंद का या तो वकील करना होगा। तो वही चीज यहां पे है कि उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्यरत होना चाहिए। नोट कीजिए साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं राज्य के प्रथम विधि अधिकारी की, और उसमें बात कर रहे हैं राज्य के प्रथम विधि अधिकारी में उसकी योग्यताओं की। चलते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। एक चीज आपको मैं यहां पे साथ की साथ बता दूं, देखिए संविधान के अंदर अगर मैं बात करूं कि संविधान में महाधिवक्ता को हटाने के लिए, अगर जैसे संविधान में राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है, ऐसे ही संविधान में महाधिवक्ता के हटाने के लिए संविधान में कोई आधार या कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ यह चीज यहां पे है कि अगर राज्यपाल चाहे तो इन्हें कभी भी हटा सकता है। यहां पे स्पेशल कोई ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई इम्पीचमेंट लाया जाएगा उसके बाद इन्हें हटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। संविधान में कहीं भी महाधिवक्ता के हटाने का प्रावधान या आधार नहीं है। राज्यपाल चाहे तो कभी भी इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा यहीं तक था छोटा सा। अब हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका, और बिल्कुल बेसिक से करेंगे राज्य की विधायिका को, क्योंकि अभी तक हमने राज्य के पहले राज्यपाल टॉपिक को क्लियर किया, उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, अब हम राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। तो हमारी यहां पे हेडिंग होती है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, अगर राज्य की विधायिका की दोस्तों मैं बात करूं, अगर मैं राज्य की विधायिका की बात करूं तो सबसे पहला इसमें आर्टिकल 168 होता है, और 168 दोस्तों यही कहता है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा। 168 अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 इसमें क्या दिया गया है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा, राज्य का एक विधानमंडल होगा। और मैं यह चीज आपको पहले भी बता चुका हूं कि विधानमंडल किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कर देता हूं।
अनुच्छेद 168 के तहत यही है कि राज्य का एक क्या होगा, विधानमंडल होगा। और विधानमंडल दोस्तों 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहली राज्यपाल, राज्यपाल को दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है राज्यों के अंदर, विधानसभा। विधानसभा, विधानसभा। और दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करूं तो तीसरा जो इसका सदन होता है वह होता है दोस्तों क्या, विधान परिषद। विधान परिषद। जिस समय मैंने पहले बात की थी उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर राज्यों में, अगर राज्यों की मैं बात करूं तो विधान परिषद जो है मात्र 6 स्टेटों में है। और वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, एक बार मैं आपके सामने यहां पे कंटिन्यू लिख देता हूं। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला तो स्टेट जो है वो है यूपी। पहला है यूपी। दूसरा है बिहार। यूपी के बाद दोस्तों बिहार, और बिहार के बाद दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश। नंबर 5 पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों जो छठा स्टेट होता है वो होता है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में दोस्तों क्या होती है, विधान परिषद। जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे तो एक बार कंटिन्यू इसी टॉपिक पे फिर से बात होगी। और बेसिक सी चीज इसलिए मैंने आपको ये बता दी कि अभी हम विधानसभा करने वाले हैं, विधानसभा पढ़ रहे हैं राज्य की विधायिका में। तो 168 यही है। 168 में यही है कि क्या, सॉरी 168 में यही है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा। ये चीज हमने बात की। लेकिन हम बाद में जब पहले करेंगे विधानसभा, उसके बाद जब हम विधान परिषद पे पहुंचेंगे तो विधान परिषद की जो चर्चा होगी डिटेल में होगी। और फिर से आपको यही 6 राज्य देखने के लिए मिलेंगे विधान परिषद के अंदर। और जैसा कि कंटिन्यू हम राज्यपाल टॉपिक को कर चुके हैं विधानमंडल में, तो उस चीज को आप पहले रिवाइज एक बार कर लेना, विधान राज्यपाल को विधानमंडल के तहत। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल होता है 169। 169 आर्टिकल में क्या दिया है, 169 में दोस्तों यह दिया है कि राज्यों में विधान परिषद की विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 169 के तहत ही क्या आती है, विधान परिषद आती है। तो इसमें यही है, राज्यों में विधान परिषद की विशेषता। और विशेषता कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। 169 में यही है कि राज्यों में विधान परिषद की विशेषता होती है। और विधानसभा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की संरचना हमें किस में होती है, 170 में। आर्टिकल 170 में हमें क्या मिलती है, विधानसभा। और वह आर्टिकल 169 में हमको मिलती है विधान
परिषद हमको पढ़नी होती है। ठीक है दोस्तों, 169 को के करने के बाद मैंने आपको बता दिया है 170 में होती है विधानसभा की संरचना। लेकिन हम क्रम से चल रहे हैं, तो एक बार यहीं मैं क्रम से बिल्कुल लिख देता हूं कि अनुच्छेद 170, और 170 में दोस्तों क्या है, विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना हमको मिलती है किसमें, अनुच्छेद 170 में। राज्यों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्या, विधानसभा। कंटिन्यू नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब आप क्लास देखते हैं तो देखते ही आपको सारी चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन आप क्लास देखने के बाद जब पूरी क्लासों को आप डिटेल में नोट्स बनाते हैं, तो एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। वीडियो देख के हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही वीडियो देख के नोट्स बनाते हैं तो आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं मिलता। 170 विधानसभा की संरचना। लेकिन इसमें आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो विधानमंडल में जो विधानसभा होती है दोस्तों, ये निम्न सदन होती है। क्या होती है, निम्न सदन। विधानसभा जो होती है यह निम्न सदन होती है। जैसे हमने संसद में बात की थी राज्यसभा लोकसभा की, ऐसे ही यहां विधानसभा की अगर हम बात करें तो यह निम्न सदन होती है। और संसद की अगर 79 के तहत बात करें तो वो भी 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे ही वहां राज्यसभा और लोकसभा जैसे उच्च सदन निम्न सदन होते हैं, ऐसे ही यहां होती है। ये भी 3 विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, राज्यपाल और आपका विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र में अलग, राज्य में अलग, कंडीशन सेम वही है, इसीलिए हमें अलग अलग पढ़नी होती है। इसीलिए हमको क्या पढ़ना होता है, इसीलिए हमको पढ़नी होती है क्या, राज्य की विधायिका। तो हमने बात की अनुच्छेद 170 की, और 170 में विधानसभा की संरचना जो कि क्या होती है, निम्न सदन होती है। नेक्स्ट दोस्तों, विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या, विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर झड़ाक से कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये होती है 60। अगर विधानसभा में अधिकतम पूछता है कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है, वो हो सकती है दोस्तों 500। अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500। पूछ लिया गया है कई बार एग्जामों में, और ज्यादातर मोस्टली यही पूछा गया है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने तक हो सकती है, तो वो हो सकती है 500 तक। नेक्स्ट, कि विधानसभा में एक आंगन भारतीय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक आंगन भारतीय की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है दोस्तों कि विधानसभा में जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है,
प्रत्यक्ष का मतलब यह है दोस्तों कि जिन्हें हम चुन के भेजते हैं वही होते हैं क्या? प्रत्यक्ष। विधानसभा का चुनाव दोस्तों कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। साथ के साथ नोट कीजिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि जैसे जो प्रत्येक राज्य में सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। जैसे किसी भी आप राज्य को ले लीजिए, अगर वहां की जो किसी राज्य में सीटों की संख्या ज्यादा है, किसी में कम है, तो वो जनसंख्या पे निर्भर करती है सीटों की संख्या। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि किसी राज्य में सीटों की संख्या ज्यादा क्यों होती है, किसी में कम क्यों होती है। तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटें नियुक्त की सीटें मतलब सीटों की संख्या सीमित की जाती है कि किसी भी प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या क्या होगी? जनसंख्या के आधार पर ही होगी। नेक्स्ट, अब हम अगर है विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? या तो कहते हैं विधानसभा सदस्य, या तो उन्हें बोलते हैं विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य बोलते हैं। या अगर मैं बात करने लगूं विधानसभा सदस्य बोलने के साथ साथ आप कमेंट में इस चीज का आंसर दीजिए कि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। एक तो मैंने आपको बताया कि विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा सदस्य कहा जाता है, दूसरा क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर दूसरी मैं इनमें बात करूं कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं तो इन्हें एमएलए भी कहा जाता है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कई बार एग्जामों में पूछी गई है कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार आपके एग्जामों में पूछी गई है कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार एग्जामों में आई है, तो आप जल्दी, मैंने बता दिया है वैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं लिख देता हूं, मेंबर ऑफ LEGIS लेजिस्लेटिव असेंबली। नोट डाउन कीजिए। कई बार पूछी गई है दोस्तों एमएलए की फुल फॉर्म, कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर हम हिंदी भाषा में बोले, देखो विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा सदस्य कहा जाता है, दूसरा एमएलए कहा जाता है, और एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इन्हें और भी कुछ कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्या? विधायक। विधानसभा के सदस्यों को और क्या कहा जाता है? विधायक। तो इन्हें विधायक भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें छोटा सा और पॉइंट, आर्टिकल 172 की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। पॉइंट की बात मैं आपको बाद में थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले 172 की 172 क्या है दोस्तों? इसमें 172 में है
प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल जैसा कि हम जानते हैं ये होता है दोस्तों 5 वर्ष। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों कितना? 5 वर्ष। नेक्स्ट आर्टिकल है 174 अनुच्छेद 174 और 174 में दोस्तों क्या है? 174 में दोस्तों यही है कि सीएम जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल पहले भी भंग किया जा सकता है। जो विधानसभा होती है अनुच्छेद 174 के तहत सीएम के अनुरोध पर राज्यपाल इसे 5 साल पहले भी भंग कर सकता है। सीएम के अनुरोध पर राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 174 में यही है कि सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरी कंडीशन और होती है कि यदि आपातकाल है तो आपातकाल के दौरान विधानसभा का जो कार्यकाल है उसे 6 महीने बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम इसे 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान जो होता है विधानसभा का, इसे मैं लिख देता हूं, नोट करके लिख लीजिए। आपातकाल अगर होगा लगेगा तो आपातकाल के दौरान विधानसभा जो विधानसभा है उसका कार्यकाल क्या होता है? 6 माह बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 1 ईयर क्या होता है? मैक्सिमम 1 ईयर। कि अगर आपातकाल है तो विधानसभा का जो कार्यकाल है 6 माह तक बढ़ा दिया जाएगा और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो भी भंग किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी भंग किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या चीज है। तो अविश्वास प्रस्ताव की मैं आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि अगर जिसे विपक्ष के द्वारा, समझने वाली बात इसमें यह है अविश्वास प्रस्ताव में कि जिसे विपक्ष द्वारा सरकार को हराने, इसका मतलब यह कि विधानसभा का जो विपक्ष होगा, या तो यह होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को हम सिंपल डेफिनेशन में ऐसे बोल सकते हैं कि जिसे विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा सरकार को हराने या
सरकार को कमजोर करने के लिए रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।